नमस्कार साथियों, एक बार से भी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, उसी पंचवर्षीय योजना को पूरी करने के लिए आज आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, अगली वीडियो। इससे पहले हमने कई वीडियो डाली है पंचवर्षीय योजना की, हमने पूरी जानकारी आपको पंचवर्षीय योजना में बताई है और साथ ही आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से कंटेंट मिला होगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। और मैंने पहले क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था कि पंचवर्षीय योजनाओं को इतने बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा कि उसमें से एक भी पंचवर्षीय योजना बाहर नहीं जाएंगी। अगर आपको आपके पेपर में पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, अगर आपने हमारी सभी क्लासों को देखा होगा। ठीक है, मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीसी महालनोबिस का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? जल्दी बताओ भाई, पीसी महालनोबिस का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, बोलो भाई। पीसी महालनोबिस का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन दे दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना। पहला ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरा ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरा ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना। और चौथा ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। बच्चे लोग इसका आंसर दो जल्दी से। हमने आपको पढ़ाया है पहली क्लास में कि पीसी महालनोबिस का संबंध, ये क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? पहली पंचवर्षीय योजना से, दूसरी पंचवर्षीय योजना से, तीसरी पंचवर्षीय योजना से या पांचवी पंचवर्षीय योजना से? जल्दी बताओ भाई सभी लोग का आंसर आना चाहिए। बेहतर हो आप सभी जल्दी बोलो भाई आंसर क्या होगा। तो बच्चों का आंसर आ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंध किसका है? पीसी महालनोबिस साहब का संबंध दूसरी पंचवर्षीय योजना से है। ठीक है बच्चे, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे टाइम पीरियड तो हमने आपको बताया था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ये कौन सी है? ये पहली पंचवर्षीय योजना है। तीसरी अगर पूछे तो आप कहोगे 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ये कौन सी है? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में आप सभी लोग को पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ये कौन सी हो गई? ये हो गई दूसरी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर देखोगे 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक, क्योंकि यह एक वर्ष पहले बंद हो गई थी जनता सरकार के द्वारा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? जी बिल्कुल आ रही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे तो अब क्वेश्चन की श्रृंखला खत्म होती है। अब आपको हमने 10 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता दिया था। आज जो आपको पढ़ना है वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना होगी। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना होगी। हेडिंग के रूप में डालिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका टाइम पीरियड आप जल्दी से बताइएगा कब से कब तक चली, तो नोट कर लेना। वही 1 अप्रैल
2007 से 31 मार्च, क्या बोलेंगे, 31 मार्च 2012 तक। ये कौन सी हो गई, 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, तो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, बोलो भाई कोई दिक्कत। अगर पूछे इसका मुख्य विकास लक्ष्य क्या था, अगर पूछे इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, अगर आपसे पूछे कि मुख्य लक्ष्य क्या था, पेपर में आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो आप कहोगे समावेशी विकास। क्या बोलोगे, समावेशी विकास। क्या बताओगे बच्चे, समावेशी जो विकास है वो क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है। क्या बताएंगे, समावेशी विकास। समावेशी विकास इसका मुख्य लक्ष्य है। बच्चे करें सर समावेशी विकास का अर्थ क्या होता है, समावेशी विकास का अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे ऐसा विकास, क्या लिखोगे, ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों की भागीदारी, क्या भागीदारी, सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती, सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। क्या होती है, सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार का जो विकास होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है समावेशी विकास होता है। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो आप बताओगे समावेशी विकास। आपसे कोई पूछे कि समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, तो ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है उसे समावेशी विकास के नाम से जाना जाता है। आपने इससे पहले पढ़ा था धारणीय विकास, है ना। तो अगर पूछे 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, धारणीय विकास होता है। अब सर धारणीय विकास क्या होता है, तो धारणीय विकास ऐसा विकास होता है जिसमें हम सभी लोग प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन करते हैं, लेकिन उनको ध्यान में रखते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं को या प्राकृतिक चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उनसे लाभ प्राप्त कर सके। ये नहीं कि केवल हम लोग लाभ प्राप्त कर लें और आने वाली जो पीढ़ी है उसको लाभ ना मिले। ठीक है, उसको भी लाभ मिले, वो कहलाता है धारणीय विकास। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है समावेशी विकास, ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है उसे क्या कहते हैं, समावेशी विकास के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपने देखा, अब इस पंचवर्षीय योजना में कुछ बातें प्रमुख हैं। पेपर में आपसे पूछ ले कि आम आदमी बीमा योजना, है ना, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो बच्चे आम आदमी बीमा योजना, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा आम आदमी, क्या पूछेगा, आम आदमी बीमा योजना, बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप कहोगे आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 2007 में हुई थी। या आपसे ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। किसके, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। ये दोनों बातें किया गया था। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। और इसी में एक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको भी ध्यान रखना, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य
बीमा योजना भी शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2007 में किया गया था। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, जो जो पॉइंट हम लिख रहे हैं उसको आप लिखते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला। ठीक है, बोलो भाई। आगे इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान और क्या किया गया आप देखोगे तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 7 करोड़ अतिरिक्त रोजगार, इसी पंचवर्षीय आप लिख सकते हो, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 7 करोड़ अतिरिक्त रोजगार प्राप्ति की लक्ष्य था। ठीक, ये आपके मेन पॉइंट हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है। शुरुआत कब हुई? तो आप समझ रहे हैं 2007 से 2012 तक। मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास, ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, वो आपका कहलाता समावेशी विकास। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। अगर आपसे ऐसे घुमा के पूछ ले कि आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत भी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? तो आप कहोगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आई, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 7 करोड़ अतिरिक्त रोजगार प्राप्ति का लक्ष्य था। कितना? 7 करोड़ रोजगार प्राप्ति का लक्ष्य इसमें रखा गया था। ठीक है, अब अगली पंचवर्षीय और आज की माने पंचवर्षीय योजनाओं की जो लास्ट पंचवर्षीय योजना है उस पे बात करेंगे। कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना। कार्यकाल लिख लीजिएगा या समयावधि लिख लो, बहुत बढ़िया रहेगा। समयावधि कब से कब तक रही? तो वही बात, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, है ना। आप जानते हो कि ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है भैया? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसके बाद से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद भारत सरकार ने 15 वर्षों का प्लान जारी किया। ठीक है, तो 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपने पढ़ा। इसका मुख्य विकास क्या है? तीव्रता अधिक समावेशी विकास। मुख्य लक्ष्य क्या है इसका? मुख्य लक्ष्य, मेन टारगेट था, मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्र एवं समावेशी विकास। क्या? तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास किसका है?
तो आप बताओगे तीव्र एवं समावेशी विकास जो लक्ष्य है वो किसका है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था समावेशी विकास, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो है तीव्र एवं समावेशी विकास, इसका लक्ष्य था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, ध्यान देना। और भी बातें थी इस, या ऐसे लिख लो, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए। और भी कई चीज़ों पर निर्धारण किया गया, निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब कौन सा? तो आप देखोगे जीडीपी की वृद्धि दर कितने % रखी गई इसमें? जीडीपी की निर्धारित वृद्धि है ना, वृद्धि दर, या जीडीपी की वृद्धि दर इसमें कितनी रखी गई? जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रखी गई इसमें? तो पेपर में आपसे पूछेगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीडीपी वृद्धि दर कितने % रखी गई थी? तो आप कहोगे सर 8%। कितना था? 8%। कृषि की वृद्धि दर दूसरा पॉइंट है, कृषि की वृद्धि दर, माने ये सरकार ने बताया कि इसमें हमें कितनी तीव्र गति से बढ़ना है। कृषि की वृद्धि दर इसमें कितनी रखी गई? तो कृषि की वृद्धि दर जो थी वो 4%। तो जीडीपी की वृद्धि दर 8%, कृषि की वृद्धि दर जो थी वो 4%। उद्योग की वृद्धि दर, किसकी? उद्योग भी तो बढ़ेगा। उद्योग की वृद्धि दर कितनी थी? तो 9.4, माने उद्योग को तेजी से बढ़ाया जाए। 9.4% जो थी, या आप इसको चाहो या ऐसे लिख सकते हो 9.6%। ठीक है, 9.4 से 9.6% जो था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग वृद्धि दर को था। किसको लेकर? उद्योग वृद्धि दर को लेकर था। सेवा क्षेत्र में वृद्धि, सेवा क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितने थी? तो बताए 10% हम वृद्धि करेंगे। कितनी? 10%। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी % हो गई? तो आप कहोगे 10%। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, या वृद्धि दर लिख लो, विनिर्माण वृद्धि दर कितने % है? तो ये भी आपकी कितनी हो गई? 10% हो गई। कितनी भाई? 10%। 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य। क्या? 5 करोड़, उसमें 7 करोड़ था, इसमें 5 करोड़ रोजगार उपलब्धि कराने का लक्ष्य था। ठीक है भैया, ठीक, बहुत बढ़िया। ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसको फिर से एक बार देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जीडीपी की वृद्धि दर 8%, कृषि की वृद्धि दर 4%, उद्योग की वृद्धि दर 9.4% से 9.6%, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 10%, विनिर्माण वृद्धि दर कितने हैं? 10%। और इसमें रोजगार के लिए कितने करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया? तो इसमें बताया गया कि 5 करोड़ लोगों को इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की का मुख्य विषय था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो आपकी समाप्त हुई। ठीक है, अब इसी के एक अंतर्गत हिंदू वृद्धि दर क्या है? एक है हिंदू वृद्धि दर, हेडिंग डालिएगा हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर क्या है? बोलो भाई, बोलो, हिंदू वृद्धि दर क्या है? देखो, स्वतंत्रता के बाद 1980 के दशक तक, स्वतंत्रता के बाद 1980 के दशक तक देश की जीडीपी की वृद्धि दर 5% से अधिक नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद से, चाहो तो लिख सकते हो, स्वतंत्रता के बाद से 1980 के दशक तक, 1980 के दशक तक भारत की जीडीपी 5% की वृद्धि दर से अधिक नहीं थी। क्या नहीं थी? अधिक नहीं थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद 1980 के दशक तक या 1980 के दशक तक भारत की जीडीपी 5% की वृद्धि दर से अधिक नहीं थी। इस वृद्धि को के.एन. राज मिश्रा ने, कौन? इस वृद्धि को के.एन. राज मिश्रा ने हिंदू वृद्धि दर कहा, हिंदू वृद्धि दर कहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर पेपर में कभी आपसे पूछ ले कि हिंदू वृद्धि दर क्या होती है, हिंदू वृद्धि दर का श्रेय किसने दिया था, तो हिंदू वृद्धि दर के.एन. राज मिश्रा ने कहा था। क्या है ये? क्या है के.एन. ये हिंदू वृद्धि दर? तो स्वतंत्रता के बाद से 1980 के दशक तक भारत की जीडीपी 5% की वृद्धि दर से अधिक नहीं थी। इस वृद्धि दर को के.एन. राज मिश्रा ने हिंदू वृद्धि दर कहा था। बोलो भाई, इतने में कोई समस्या? समझ में आ रही बात ना? बिल्कुल समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे, आरबीआई का, देखो 2-3 क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दो। भारत का वित्तीय वर्ष बताओ भाई, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? दूसरा है आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? और भारत का फसली वर्ष, भारत का फसली वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप आंसर करें, जल्दी बताएं। भारत में वित्तीय वर्ष हमने बहुत बार बताया कि कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से, कब से? 1 जुलाई से 30 जून तक। कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। पूछा गया है भारत का फसली वर्ष, तो जिस प्रकार से आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है, उसी प्रकार से भारत का फसली वर्ष जो है वो भी 1 जुलाई से शुरू होता है। कब से?
1 जुलाई से शुरू होता है और कब तक, 30 जून तक चलता है। ठीक, तो तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, भारत का फसली वर्ष तो ये भी आपका 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई, बिल्कुल समझ में आई, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, आवाज़ आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप केवल धीरे धीरे सीखते जाओ। ठीक है, क्या सीखते जाओ? तो आपको हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को? सही है, बढ़िया, ठीक है। छाप लिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये तो आपकी क्या थी, पंचवर्षीय योजनाएं थी। पंचवर्षीय योजनाओं को हमने बेहतर तरीके से पढ़ाया और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब हेडिंग डालिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या भैया? भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिकली सिस्टम। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी भी देश की, है ना, किसी भी राज्य की, किसी भी वर्ग में सबको अर्थव्यवस्था की आवश्यकता और सब में अर्थव्यवस्था होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का विनिमय करना है या किसी वस्तु को किसी वस्तु से लेना है तो उसके लिए आपको अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। माने आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है? कोई देश है, विकसित है, विकासशील है, तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आप जानते हो प्रारंभ में अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का एक भाग हुआ करती थी। धीरे से लिखेगा, प्रारंभ में अर्थशास्त्र क्या थी? प्रारंभ में अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का एक भाग हुआ करती थी। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का एक हुआ करती थी। ठीक है, प्रारंभ में अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का एक भाग हुआ करती थी, लेकिन चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र को, अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो आप बताओगे चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो थी वो राजा को केंद्र मानकर लिखी गई थी, इसलिए अर्थव्यवस्था को राजनीतिक पुस्तक माना जाता है। क्या हुआ? चाणक्य को जानते हैं, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र। पेपर में आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, तो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र राजा को केंद्र मानकर, किसको? राजा को केंद्र मानकर एक राजनीतिक पुस्तक मानी जाती है। एक राजनीतिक पुस्तक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पुस्तक मानी
जाती है। ठीक है, पुस्तक मानी जाती है। तो अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक थी? तो अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक थी। ठीक है, विभिन्न, और आपको ये भी पता है कि समय के साथ अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता गया। क्या? आज तो बहुत ज्यादा है। समय के साथ अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता चला गया, का महत्व बढ़ता गया। ठीक है, आज सब कुछ अर्थव्यवस्था ही है, मुद्रा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो समय के साथ अर्थशास्त्र का महत्व क्या होता गया, ये बढ़ता चला गया। ठीक है, विभिन्न विचारों ने या विभिन्न विचारकों ने अर्थशास्त्र से संबंधित अपने विचार दिए। अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बैठकें हुई। आप जानते हो अर्थशास्त्र अब एक क्या हो गई है, अब वर्तमान समय में अगर बात किया जाए, वर्तमान समय में अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय हो गई है। कैसी? स्वतंत्र विषय है। जिस प्रकार से आप हिंदी एक विषय पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र भी क्या है, वर्तमान समय में अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय बन गई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या कि 1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी में अर्थशास्त्र के विभिन्न विचारकों ने संकलित कर एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। ठीक है, 1776 में एक अर्थशास्त्री आए। 1776 में एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम एडम स्मिथ था। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, एडम स्मिथ था। क्या था? एडम स्मिथ था। इनसे बहुत प्यारा क्वेश्चन एक बनता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। इनकी पुस्तक का नाम लिख लो। पुस्तक बहुत पूछता है इससे, पुस्तक का नाम है ना, पुस्तक एन क्या बोले भैया? हाँ सही है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कोर्स, इनटू द नेचर कोर्स ऑफ वेल्थ नेचर। इनकी ये पूरी पुस्तक का नाम है। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कोर्स ऑफ वेल्थ नेचर इनकी पुस्तक का नाम है। तो कई बार आपसे पेपर में पूछा गया कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर के लेखक कौन है, तो आप बताओगे एडम स्मिथ। इसी के बाद अर्थशास्त्र व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ होता है। और भैया इसी पुस्तक के बाद अर्थशास्त्र का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन शुरू होता है। इसी के बाद अर्थशास्त्र का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन शुरू होता है और इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन के आता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बच्चे इसको लिख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक कई बार एग्जामों में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक और बात लिखना, एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार
एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब पेपर में आपसे कैसे पूछेगा कि कौन से व्यक्ति ने या कौन से अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। कौन से शास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र को धन का या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसके अनुसार? तो आप कहोगे एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, क्योंकि इसी के बाद से माने इनकी पुस्तक के बाद जो आपने अभी पुस्तक देखी है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कोर्स ऑफ वेल्थ नेचर के लेखक कौन है? तो आप कहोगे एडम स्मिथ हैं। और इन्होंने ही बताया कि जो अर्थशास्त्र है यह धन का विज्ञान है, और इसी के बाद से तेजी से इसकी क्रांति आई इस विषय को, और इसमें एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में सामने आई। जबकि एडम स्मिथ, मार्शल पिगू और जेबी प्रोविंस आदि अर्थशास्त्रियों को प्रत्यर्थशास्त्री कहा जाता है। इन सभी लोगों के सिद्धांत एडम स्मिथ के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। ठीक है, जैसे पीसी अगर हम बात करें तो मार्शल पिगू थे, एडम स्मिथ है, प्रोविंस हैं, ये सब लोगों ने बताया कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में धारण किया जाए। ठीक है, समय के साथ अर्थशास्त्र सिद्धांत अपने अनुसार व्यवस्थित होते रहे। समय के अनुसार अर्थशास्त्र सिद्धांत व्यवस्थित होते रहे। आगे, समय के साथ अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर समय के साथ समय के साथ अर्थशास्त्र व्यवस्थित होता गया, व्यवस्थित होता गया। ठीक है, तो समय के साथ अर्थव्यवस्था क्या हुई? अर्थशास्त्र क्या हुआ? व्यवस्थित होता गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में उत्पन्न महामंदी या तीसा की मंदी से बाहर निकलने में असफल रही। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ है ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्या? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब कब हुआ? कब से कब तक? तो आप कहोगे 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। कब से? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, और इसी के बाद पूरा विश्व महामंदी से घिर गया है ना, पूरे विश्व में, भारत में भी है ना। इसी के बाद विश्व महामंदी, क्या? महामंदी की चपेट में आ गया, की चपेट में आ गया, चपेट में आ गया। और इसमें आपका भारत भी शामिल था। ठीक है, इसमें कौन था? भारत भी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 विश्व महामंदी की चपेट में आ गया। इस युद्ध के बाद विश्व महामंदी या विश्व में उत्पन्न महामंदी आ गई। इसी को तीसा की मंदी कहा जाता है। क्या? विश्व महामंदी को, इसी को तीसा की मंदी कहा जाता है। पेपर में आता है कि तीसा की मंदी कब आई? तो तीसा की मंदी 1929 से 1930 में आई। कब? 1929 से 1930 में तीसा की मंदी आई। इसी को विश्व महामंदी या तीसा की मंदी के नाम से जाना जाता है। और इसी समय अमेरिकी अर्थशास्त्री जेएम कीन्स ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ठीक है, इसी समय एक अर्थशास्त्री थे अमेरिकी जिनका नाम है जेएम कीन्स। कौन थे? जेएम कीन्स। जेएम कीन्स ये भी कहाँ के अर्थशास्त्री थे? तो ये यूएसए के थे। कहाँ के? यूएसए के अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने अपने सिद्धांत दिए जिससे विश्व को महामंदी से निकाला जा सके। लेकिन पूरी तरह से क्या सफलता मिली थी? तो बताओ भाई, बोलो भाई।
और धीरे धीरे विश्व की महामंदी समाप्त हुई। जब इन्होंने सिद्धांत दिया और धीरे धीरे क्या हुआ, विश्व जो है वो महामंदी की चपेट से बाहर आने लगा। ठीक है, जब इन्होंने अपने सिद्धांत दिए उसके बाद धीरे धीरे विश्व में जो महामंदी हो गई थी 1929 और 30 में भारत भी चपेट में आया था अच्छी तरीके से। इससे निकलने के लिए एक व्यक्ति आए, जिनका एक अर्थशास्त्री आए जिनका नाम जे.एम. कीन्स था। पेपर में आपसे पूछा जाता है जे.एम. कीन्स कहाँ के अर्थशास्त्री थे, तो जे.एम. कीन्स यूएसए के अर्थशास्त्री थे। अच्छा, यूएसए की राजधानी बताओ भाई, यूएसए की राजधानी बताओ जल्दी, बोलो भाई यूएसए की राजधानी क्या है, तो आप बताओगे यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है, वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बच्चा वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया किस नदी के किनारे है, तो आप कहोगे पोटोमेक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, पोटोमेक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तीसा की आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि तीसा की मंदी या विश्व महामंदी कब आई, तो आप कहोगे 1929-30 में आई थी। बहुत भयानक महामंदी थी, इससे निकलने के लिए कई अर्थशास्त्री आए, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई किसको, जे.एम. कीन्स को। जे.एम. कीन्स यूएसए के थे और इन्होंने विश्वव्यापी महामंदी से निकलने के लिए कई प्रयास किए और धीरे धीरे विश्व जो है इस महामंदी से या तीसा की मंदी से बाहर निकल पाया। बोलो भाई, कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए है ना, इसीलिए जे.एम. कीन्स को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। तीसा या विश्व महामंदी को समाप्त करने में जे.एम. कीन्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसीलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इतनी बात तो समझ पाए। आप जानते हो अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। जबकि जब हमारे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला और उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की खराब हो गई, गड़बड़ हो गई और उसी में भारत भी आता है। भारत की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से गड़बड़ हो गई थी। उससे निकलने के लिए कई अर्थशास्त्रियों ने प्रयास किया। उसमें से एक नाम आता है जे.एम. कीन्स साहब का। हमने आपको इससे पहले बताया कि जे.एम. कीन्स कहाँ के अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो आप बताओगे ये यूएसए के थे, है ना। और इसी कारण से इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहते हैं, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, जे.एम. कीन्स को कहा जाता है। इतनी बात समझ में तो आ गई होगी। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आई होगी। आवाज आ रही है, नहीं आ रही तो सेल चेंज। ठीक है भैया, आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। आगे देखते हैं। तो इतना आप समझ गए। आर्थिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास।
अगला पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास। अगली हेडिंग आपकी होगी आर्थिक वृद्धि एवं, कितने 5 मिनट बाद ना, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास, जब ये बातें हुई उसके बाद अब लोगों को लगा कि इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी सी अगर समस्या आए तो उस पे अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इसलिए आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास को लेकर लोगों में चर्चा होनी शुरू हो गई। अगर आपसे पूछे आर्थिक वृद्धि क्या है, तो आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक होती है। क्या होती है? अपनी आर्थिक वृद्धि को लेकर जो होती है ये मात्रा में, भाई सबके पास मापक होता है, माप होती है, इतने पैसे हमारे पास, इतने पैसे उसमें वृद्धि करना है, ये आपकी आर्थिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आप काम करते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, वही आपकी क्या है? आर्थिक वृद्धि है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक होती है। क्या होती है? अगर पूछे आर्थिक वृद्धि कैसी होती है तो आप लिख सकते हो आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक होती है। क्या होती है? आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक होती है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि कैसी होती? मात्रात्मक होती है। इसके निम्नलिखित मापक हैं। अगर पूछे कि इसके मापक कितने हैं तो आप लिख सकते हो इसके मुख्य रूप से 3 मापक होते हैं। 3 मापक होते हैं। किस किस आधार पे आर्थिक वृद्धि का मापन किया जा सकता है? तो आर्थिक वृद्धि, अगर आपसे पूछे कि मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि के कितने मापक होते हैं, तो मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि के मुख्य रूप से 3 मात्रक होते हैं, मापक होते हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, पहला मापक क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, अगर किसी देश के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो जाहिर से बात है कि आर्थिक वृद्धि होगी। राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। दूसरा बोलो भाई, पहला हो गया राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, दूसरी हो गई राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्या? राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई। और तीसरा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बिल्कुल सही, तीसरा कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से 3 मापक इसके तैयार किए जाते हैं। बोलो भाई, तो आर्थिक वृद्धि क्या है? आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक होती, माने मात्रात्मक होती है ये। इसके मुख्य रूप से 3 मापक होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। किसी देश में अगर कोई उत्पादन में वृद्धि हो रही है, किसी देश में मान लो कि धान की खेती हो रही, ठीक है, और धान का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा उस देश में, तो बताओ उस देश में आर्थिक वृद्धि हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल हुई। ठीक है, मान लो गेहूं की फसल चल रही है और गेहूं या गन्ने का उत्पादन जिस राज्य या जिस जिले में होगा, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, तभी तो धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए आप में राष्ट्रीय उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो आर्थिक वृद्धि उस देश की अवश्य होगी। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब आपको पता है कि जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनमें भी वृद्धि होगी। तो आप चाहो तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके इसका आकलन कर लो आर्थिक वृद्धि का, आप चाहो तो राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करके इसका मापन कर लो, और आप चाहो तो सबसे अच्छा, सबसे सटीक कौन होता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं आर्थिक वृद्धि मापक के लिए। ठीक है, आर्थिक वृद्धि मापने के लिए। अब एक नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट करके लिख लेना। नोट करके, ये सबसे अच्छा हमने आपको बताया, और आप नोट करके भी लिख लो, नोट कर लो। नोट में क्या लिखना आपको?
नोट में लिखने के लिए आपको पता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि का सबसे अच्छा मापक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि का सबसे अच्छा, हमने आपको पहले बताया था कि सबसे अच्छा माना जाता है। आर्थिक वृद्धि का सबसे अच्छा मापक माना जाता है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछे कि आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए सबसे अच्छा मापक कौन सा होता है, तो आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए सबसे अच्छा जो मापक होता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये सबसे अच्छा मापक माना जाता है। बताओ भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाकी बातें अगली क्लास में, इसी जस्ट बाद अगली क्लास में आपको फिर से देखने को मिलेगा। जो आर्थिक वृद्धि है उसको पढ़ा, उसके बाद हमें आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है। फिर धीरे धीरे संपूर्ण जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो समाप्त कर दी जाएगी और इसी पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में होंगी। जय हिंद साथियों।